सुप्रभात विद्यार्थियों। आज हम सब अपठित काव्यांश एवं व्याकरण से संबंधित कुछ परिभाषाएं का अध्ययन करेंगे। यह परीक्षोपयोगी है, ध्यान से सुने और इसका प्रश्नोत्तर समझें। जब भी भूख से लड़ने कोई खड़ा हो जाता है, सुंदर दिखने लगता है, झपटता बाज, थन उठाए सांप, दो पैरों पर खड़ी, कांटों से नन्ही पत्तियां खाती बकरी, दबे पांव झाड़ियों में चलता चीता, डाल पर उल्टा लटक फल कुतरता तोता, या इन सब की जगह आदमी होता। जब भी भूख से लड़ने कोई खड़ा हो जाता है, सुंदर दिखने लगता है। यह सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का लिखा हुआ कविता है। इस कविता पर प्रश्न जो है से उठ सकता है, इस कविता से क्या प्रेरणा मिलती है? उत्तर होगा कि इस कविता से भूख शांत करने के लिए संघर्ष करने की प्रेरणा मिलती है। दूसरा हो सकता है, झपटते बाज और फन उठाए सांप में कवि को सौंदर्य क्यों नजर आता है? झपटते बाज और फन उठाए सांप में कवि को इसलिए सौंदर्य नजर आता है क्योंकि दोनों पेट भरने के लिए ऐसा कर रहे हैं। कवि कहता है कि आदमी कब सुंदर दिखता है? उत्तर होगा, कवि कहता है कि आदमी तभी सुंदर दिखता है जबकि वह रोजी रोटी के लिए संघर्ष करता है। कवि ने विभिन्न पशु पक्षियों को किन मुद्राओं में दिखाया है और क्यों? कवि ने विभिन्न पशु पक्षियों को संघर्ष की मुद्रा में दिखाया है। ऐसा दिखाकर वह शिक्षा देना चाहता है कि रोटी के लिए कोई घोर कठिन परिश्रम करे। और अब हम व्याकरण से संबंधित अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे परिभाषा। भाषा, लिपि। तो भाषा वह साधन है जिसे बोलकर या लिखकर हम अपनी बात कहते हैं और जिसे सुनकर या पढ़कर हम दूसरों की बात समझते हैं। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि भाषा और वाक्यों का सार्थक समूह कहलाता है। अब लिपि, भाषा की ध्वनियों को जिन लेखन चिन्हों के द्वारा प्रकट किया जाता है उन्हें लिपि कहते हैं। प्रत्येक भाषा की अपनी लिपि होती है, जैसे हिंदी संस्कृत देवनागरी, अंग्रेजी तो रोमन। अब हम अंतर देखेंगे भाषा और बोली में। तो भाषा वाक्यों का सार्थक समूह है और लिपि भाषा की ध्वनियों को जिन लेखन चिन्हों के द्वारा प्रकट किया जाता है वह लिपि है। स्वर वर्ण एवं व्यंजन वर्ण। तो स्वर वर्ण स्वतंत्र वर्ण होता है, वह किसी अन्य वर्ण की सहायता से ही बोला जाता है, लेकिन व्यंजन वर्ण स्वर्ण वर्ण की सहायता से बोला जाता है। हम कुछ संधि देखेंगे। तो सबसे पहले संधि समझे। दो वर्णों के परस्पर मेल से उत्पन्न विकार को हम संधि कहते हैं। तीन भेद संधि के होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। कुछ हम संधि विच्छेद देखेंगे, जैसे चरणामित। तो चरण जोड़ अमृत, शब्दार्थ शब्द जोड़ अर्थ, वृक्षारोपण वृक्ष जोड़ आरोपण,
राजर्षि, ऋषि, देवालय, देवा जोड़ालय, महेश, महाजोड़ीश, जगन्नाथ, जगत जोड़नाथ। कुछ हम तत्सम रूप देखेंगे, तद्भव से कैसे तत्सम बन जाता है। जैसे भौरा है तो भौरा का तत्सम भ्रमर होता है। घर है तो घर का गृह हो जाता है। सूरज है तो सूरज का सूर्य या भानु हो जाता है। घी का घृतम कहते हैं। दूध तो दुग्धम कहते हैं। पानी तो उसको जलम कहते हैं। यह तत्सम रूप हो जाता है। कुछ वैसे शब्द हैं जो रूढ़ होते हैं, यौगिक होते हैं, जो जिस शब्द को खंड करने पर कोई अर्थ स्पष्ट नहीं होता है वह रूढ़ है, और जिस शब्द को खंड करने पर अर्थ स्पष्ट होता है वह यौगिक है, और जिस शब्द अपना अर्थ छोड़कर विशेष अर्थ को बतलाता है वह यौग रूढ़ है। जैसे घर, नल, हल, कान, नाक, यह रूढ़ है। इसको अगर हम अलग कर देते हैं तो कोई अर्थ नहीं निकलता है। लेकिन अगर हम कह दें विद्यालय और दो भाग करें विद्या, तो समझ जाएंगे कि विद्या और आलय, देवालय, शिवालय, पाठशाला, गुड़शवार, दशानन। और योग रूढ़ी जो विशेष अर्थ को अपना अर्थ छोड़कर विशेष अर्थ को बतलाए। जैसे पंकज का मतलब हो गया कि पंख से उत्पन्न यानी कमल। लंबोदर, लंबा हो उदर जिसका, अर्थात गणेश। तो ऐसे शब्द जो होते हैं वे योग रूढ़ी कहलाते हैं। अब कुछ हम पर्यायवाची शब्द को देखेंगे। अब जैसे पवन, तो पवन को हम हवा भी कह सकते हैं, वायु भी कह सकते हैं। समुद्र है तो इसको हम जलनिधि भी कह सकते हैं, सागर भी कह सकते हैं। गंगा है तो हम जहानवी भी कह सकते हैं, भागीरथी भी कह सकते हैं। कुछ विलोम शब्द देखें हम। अपना है तो पराया हो सकता है, उचित है अनुचित हो जाएगा, कृतज्ञ है कृतज्ञ हो जाएगा, कोमल है कठोर होगा, जंगम है अस्थावर हो जाएगा, ऊंचा है तो नीचा हो जाएगा, रात है तो दिन हो जाएगा।